start learning the physics by clearing the concept and then you feel that you love with physics. Assalamu alaikum. Hope you all are fine and doing good. It's me Mahnoor. I welcome you to my YouTube channel Physics of the Universe. Dear students, first year physics chapter number 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम को स्टडी करें. लेक्चर 18 है आज हमारा. टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है. तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है और मैथमेटिकल इक्वेशन आई कैसे है, ये सब आज के लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो कवर कर लेंगे. सो स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक वेक्टर प्रोडक्ट को विद डेफिनेशन. व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर एंड द रिजल्टेंट ऑब्टेन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस टाइप ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट. देखें, जब आपके पास एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है. इस टाइप की मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है. ठीक है, जब दोबारा से बता रही हूँ, जब एक वेक्टर क्वांटिटी दूसरी वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होती है तो प्रोडक्ट भी तो आपके पास एक रिजल्टेंट आएगा. तो वो जो रिजल्टेंट आपके पास आएगा वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, जिसको हम सिंपली कहते हैं कि दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट होती है. सो वेक्टर प्रोडक्ट को समझ लिया कि वेक्टर प्रोडक्ट है क्या. अब हम आ जाते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेशन की तरफ कि वेक्टर प्रोडक्ट बेसिकली हमें कैसे नजर आता है, वो उसका सिंबल क्या होता है, वो आइधर कैसे वो रिप्रेजेंट होता है. तो इस चीज़ को हम देख लेते हैं. सो वेक्टर प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस सिंबल. ठीक है, जिसको हम सिंपल जो आप क्रॉस देखते हैं, तो जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसको हम सिंपल क्रॉस से क्रॉस के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन और रिप्रेजेंटेशन को अगर आपको मैं इसकी एक जर्नल आपको समझाऊं तो उसको इन दोनों जो हेडिंग्स हैं इन दोनों का जो है वो एक आपको एक समरी सी दूं तो क्या होगा. इन जनरल जब दो वेक्टर्स आपके पास मल्टीप्लाई होते हैं, दोनों वेक्टर क्वांटिटी जब आपस में मल्टीप्लाई हुई तो रिजल्ट में भी आपको एक वेक्टर मिला, तो इस टाइप की मल्टीप्लिकेशन आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट हो गई. और चूंकि हमने कहा कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो क्रॉस के सिंबल से रिप्रेजेंट होता है तो दोनों वेक्टर के दरमियान हमने क्रॉस का सिंबल जो है वो प्लेस किया. सो दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज योर वेक्टर प्रोडक्ट. समझ आ गई? होपफुली थिंग्स आर बीइंग क्लियर फॉर यू. और अब हम आ जाते हैं अपनी इस क्रॉस के सिंबल को उठा के दूसरी हेडिंग बनाते हैं विच इज क्रॉस प्रोडक्ट. तो क्योंकि ऑन द बिहाफ ऑफ दिस डेफिनेशन और रिप्रेजेंटेशन कि अगर आप दोनों वेक्टर के दरमियान क्रॉस का सिंबल प्लेस करते हैं तो फिर तो हम वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं. तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं. क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हम दोनों वेक्टर के दरमियान कौन सा साइन प्लेस कर रहे होते हैं, क्रॉस का साइन प्लेस कर रहे होते हैं. तो इस बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट. तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है कि वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट बिकॉज क्रॉस इज प्लेस बिटवीन द टू वेक्टर्स टू रिप्रेजेंट, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट. तो इसीलिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि दोनों वेक्टर्स के दरमियान हम क्रॉस का सिंबल प्लेस करते हैं, इसलिए हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं. अब हम आ जाते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ. ठीक है, कि मैथमेटिकली जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे जो है वो डिफाइन किया जाता है, कैसे जो है वो लिखा जाता है, वो चीज़ अब हम देखेंगे. यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट है जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ये दो वेक्टर्स का किस तरह डिफाइन किया जाता है. दो वेक्टर्स में इसलिए कह रही हूँ कि जाहिर है जब दो वेक्टर्स ही मल्टीप्लाई होंगे तभी तो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, और यही हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है. तो दो वेक्टर्स को जो है क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं. इनको हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो क्योंकि दो वेक्टर्स देखें, फॉर ये भी एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों के दरमियान क्रॉस का साइन लगा तो हमें पता चल गया कि भाई ये हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है, जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं. सो ये इक्वल होता है ए बी साइन थीटा एन कैप के. ठीक है, या एन यूनिट वेक्टर है. अच्छा, अब तो ये टर्म है कि आपके पास जब भी आपको कोई बोले कि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है मैथमेटिकली, तो आपने फ़ौरन से ये टर्म बता देनी है, ये क्वेश्चन बता देनी है. ठीक है, सो अब इंडिविजुअली इन टर्म्स को देखते हैं कि ये क्या हमें बता रही है. अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि ए भी एक वेक्टर है, बी भी एक वेक्टर. ठीक है, और ये जो ए बी है ये आपके पास मैग्नीट्यूड है इन वेक्टर ए और बी का. ठीक है, थीटा आपके पास क्या है, इन दोनों जो वेक्टर्स हैं ये ए और बी, इन दोनों के दरमियान एक स्मॉल एंगल है जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर्स. एन आपके पास क्या है, ये आपके पास यूनिट वेक्टर है. ठीक है, जो कि आपको डायरेक्शन बता रहा होता है. ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी. आगे मैं आपको बताऊंगी कि एक प्लेन होगा, ठीक है, जिसमें
जो है आपके पास दो वेक्टर्स होंगे ए एंड बी, और ये जो एन होगा इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। बात समझ आ गई? ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो साइन थीटा है, ठीक है, साइन थीटा आपको क्या बता रहा होता है, ये आपके पास अभी आप सिर्फ सुन लें इस चीज़ को, लेकिन आगे मैं आपको इसको मैथमेटिकली बताऊंगी कि ये कैसे आया। ठीक है, बी का वो कंपोनेंट जो ए की डायरेक्ट ए के साथ ए की परपेंडिकुलर हो, उस कंपोनेंट, इसीलिए हमने यहाँ पे साइन थीटा लगाया। ठीक है, साइन थीटा आपको क्या बता रहा है कि बी का वो कंपोनेंट जो कि किसके परपेंडिकुलर हो, ए के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो हमने इसीलिए यहाँ पे, और वो कंपोनेंट कौन सा होगा, बी साइन थीटा होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो साइन थीटा, अब पूरी इंडिविजुअली हर एक चीज़ को आपने देख लिया। ठीक है, मैंने ये आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये पूरी टर्म जो है वो पूरी एक पूरी जो टर्म है इसको मैंने इकट्ठा बताना था, लेकिन इंडिविजुअल में मैंने पहले साइन थीटा को पहले बता दी। ठीक है, ताकि सीक्वेंस के साथ चलूँ ना। अच्छा, अब ए बी साइन थीटा ये पूरी टर्म जो है, ठीक है, ये उठाया तो ये वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, अब आपको पता है ये एक वेक्टर है, तो वेक्टर आपको मैग्नीट्यूड भी बता रहा होता है और आपको साथ ही साथ डायरेक्शन भी बता रहा होता है। तो ये पूरी टर्म तो बेसिकली आपको मैग्नीट्यूड बता रही है। ठीक है, सो हमने क्या करना है, ए बी इक्वल टू साइन थीटा वेक्टर प्रोडक्ट है, ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है, लेकिन क्योंकि इसके साथ हमने डायरेक्शन भी शो करनी है, सो टू इंडिकेट द डायरेक्शन, यानी कि आप डायरेक्शन शो करने के लिए आपने क्या करना है, एक यूनिट वेक्टर एन प्लेस करना है आफ्टर द टर्म या आफ्टर द क्वांटिटी ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर एन कैप। ठीक है, जिसको हम यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। सो एन इज बेसिकली शोज द डायरेक्शन। अब ये जो इक्वेशन आपके पास है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, ये बेसिकली आपको क्या शो कर रही है, अब इसको जो है हमने मैथमेटिकली जो है वो प्रूफ करना है। ठीक है, सो हेडिंग यहाँ पर बनाई है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द इक्वेशन ए बी साइन थीटा एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, या ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप थ्रू फिगर। इस इक्वेशन को मैंने कैसे प्रूफ करना है ये अब मैं फिगर के थ्रू आपको समझाऊंगी। अच्छा, पहली बात के बुक में काफ़ी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होती, ऐसे होता है कि मतलब वो कंबाइंड फिगर्स होते हैं, तो इसलिए आपको समझ नहीं आ रही होती। तो क्योंकि मैं आपको बीइंग अ टीचर ऑफ फिजिक्स, तो मैं आपको क्या करती हूँ, थोड़ा इजी लेक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ, अपना तो मैं बेस्ट करती हूँ। ठीक है, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कितना समझ आता है। ठीक है, सो ये मैंने दो वेक्टर्स लिए। ठीक है, एक वेक्टर को मैंने वेक्टर ए का नेम दिया, दूसरे को वेक्टर बी का, और ये वेक्टर ए की ये डायरेक्शन ली, वेक्टर बी की ये डायरेक्शन ली। अब इन्हीं दो फिगर्स को लेकर आगे हमने चलना है। ठीक है, तो आगे की कैलकुलेशन देखते हैं। अच्छा, वो जो प्रीवियस पेज था उसके ऊपर मैंने वेक्टर ए इस तरह से ड्रॉ किया था, वेक्टर बी इस तरह से ड्रॉ किया था, यहाँ इसलिए बना लिए ताकि आपको समझ आ जाए। अब एक चीज़ आप ज़रा यहाँ पे नोट करेंगे, वो ये कि ये वेक्टर बी है, मैंने वेक्टर बी को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जो है वो रिजॉल्व करना है। अब आप कहेंगे कि वेक्टर ए का क्या कसूर है, वेक्टर ए को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व क्यों नहीं किया आपने? तो देखें, वेक्टर ए को भी मैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ही रिजॉल्व करूंगी, लेकिन जब मैं डायरेक्शन फाइंड करूंगी, एन कैप जो मैंने आपको पीछे बताया था, एन कैप आपको डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा होता है। ठीक है, शो कर रहा होता है। सो तब मैं जो है वो वेक्टर ए को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जो है रिजॉल्व करूंगी, जब मैं राइट हैंड रूल का यूज़ करूंगी। और राइट हैंड रूल का जो लेक्चर 19 है वो इंशाल्लाह आपने देखना है। ठीक है, सो उसमें फिर आपको समझ आ जाएगी कि ए को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए अब जो है हम इक्वेशन को प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, थ्रू मैथमेटिकल फॉर्म, जो कि आपकी इक्वेशन थी, आपके पास जो इक्वेशन थी यहाँ मैं कॉर्नर में लिख देती हूँ कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, सो अभी मैं बी को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूंगी। तो बी को यहाँ से उठा के आपने प्लेस कर दिया यहाँ पर, थोड़ा मैग्नीट्यूड वाइज मैंने बड़ा बनाया ताकि समझ आ जाए। बी को मैंने उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, यहाँ इसकी टेल से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, जो कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, उसको हम बी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्स के लिए जो हम फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं वो कॉस थीटा होता है, क्योंकि बी का कंपोनेंट है, सो बी कॉस थीटा। इसके हेड से एक लाइन ड्रॉ की वहाँ तक जहाँ पर आपका हेड एंड होता है, तो वो आपको वर्टिकल कंपोनेंट होगा, जो कि बी वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो इक्वल होगा बी साइन थीटा के। ठीक है, समझ आ रही है बात? यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ नीचे वाली लाइन भी पढ़ लेते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, यानी बी को मैंने उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। अब क्या किया, यहाँ ज़रा नीचे है कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए, मतलब ए को भी अब आपने लेना है, उसका भी कंबाइन करना है, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ बी, जो आपने वेक्टर बी लिया था, जो सिंपल आपका वेक्टर बी था, ये आप कह सकते हैं कि जो वेक्टर बी को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था, वो पूरा फिगर आपने कंबाइन करना है। वेक्टर ए मैंने यहाँ से उठा लिया, ठीक है, यहाँ प्लेस कर दिया, थोड़ा मैग्नीट्यूड बड़ा रखा है कि आपको समझ आ जाए। दिस इज योर वेक्टर ए, ठीक है, दिस इज योर वेक्टर बी, यहाँ से उठाकर यहाँ प्लेस कर दिया, वेक्टर बी साथ लिखे। अब ज़ाहिर है दो एंगल मिले हैं, तो उन्होंने दो वेक्टर मिले हैं, आप इसमें कंबाइन हुए हैं, उनको
तो हमने क्या किया, उन दोनों ने मिलकर एक एंगल भी तो बनाया होगा, तो उसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे ये डॉटेड लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थी। देखें बुक में ये चीज़ें नहीं बनी होती, जूम करके बता रही हूँ कि समझ आ जाए। दिस इज़ योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी। देख लें बी एक्स इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अब क्योंकि मैं अगर ए पर बना लेती तो फिर तो आपको समझ ना आती ना, इसीलिए मैंने इस तरह डॉटेड बनाया। बी एक्स इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। अब यहाँ से ये वर्टिकल कंपोनेंट आके यहाँ प्लेस किया, बी वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। समझ आ गई। अब ज़रा यहाँ पर देखें, अब बस थोड़ा सा ही लेक्चर रह गया, लेकिन समझने की बात है बहुत। यहाँ पर देखें, फ्रॉम फिगर वेक्टर ए इज मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी। वेक्टर ए तो बी से मल्टीप्लाई होगा, जाहिर सी बात है, ए बी से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी, सो वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर ए की ये शर्त है कि मैं वेक्टर बी से तो मल्टीप्लाई होऊंगा, लेकिन वेक्टर बी के उस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होऊंगा जो मेरे परपेंडिकुलर चल रहा है। समझ आ गई, मेरे साथ नहीं चल रहा, मेरे परपेंडिकुलर चल रहा है। तो ये वेक्टर ए है, ये कहता है मैं बी से मल्टीप्लाई होऊंगा, लेकिन उसके उस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होऊंगा जो मेरे परपेंडिकुलर चल रहा है। ये कंपोनेंट अगर बी एक्स इज इक्वल टू बी कॉस थीटा देखेंगे तो उसके पैरेलल चल रहा है। जैसे ये आपका वेक्टर ए था, ग्रीन लाइन से जो मार्कर से जो बना है, और डॉटेड लाइन इसका बी एक्स था, बी कॉस थीटा। तो ये तो एक दूसरे के पैरेलल चल रहा है। जबकि ए तो कहता है मेरी शर्त यह है कि मैंने ए बी के साथ मल्टीप्लाई होना है, पर बी के उस कंपोनेंट के साथ जो मेरे परपेंडिकुलर चल। तो बी का तो वो कंपोनेंट है बी वाई, जो कि इक्वल है बी साइन थीटा के। सो ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं कि ए, ठीक है, ए आपका उसी तरह आ जाएगा। यहाँ पर ये जो ये ए है, ये आपको बता रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये मैं आपको समझाती हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, राइटिंग में थोड़ा मसला इसलिए आ जाता है क्योंकि मैंने एक हाथ से अपना सेल पकड़ा होता है, वीडियो रिकॉर्ड करी होती हूँ, सो फिर लिखने में थोड़ा मसला हो जाता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। और यहाँ पर आपने बीच में क्रॉस लगाना है, ठीक है, क्योंकि आप क्रॉस प्रोडक्ट करें, और साइन थीटा। सो यहाँ पे लिखना है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। अच्छा सॉरी, वो ठीक कर लें आप, ठीक है। वो कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए, कॉन्सेप्ट वही है बिल्कुल जो आपको समझाया, लेकिन लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। वो फिर मैंने आपको लिख दिया, ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। अब ये देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो मतलब सिंपल ए। अब मैं सिंपल ए, आप कहेंगे कि ये मैम क्या कह रही है, सिंपल ए मीन्स कि आपका जो वेक्टर ए था ना, बिल्कुल वही आएगा जो आपका वेक्टर ए था, वो जो इस डायरेक्शन में था, ठीक है। तो इसके तो हमने कोई कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व नहीं किया था, सो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मीन सिंपल जो वेक्टर का नेम है, बस सिंपल आप ये याद रख लें, जो आपका वेक्टर ए था उसका जस्ट मैग्नीट्यूड, तो ए आ जाएगा, ठीक है, जस्ट उसका मैग्नीट्यूड ए, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो जस्ट ए लिख लिया। अब मल्टीप्लाई किससे होगा, ठीक है, क्रॉस कंपोनेंट ऑफ बी, बी का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर हो ए के, ठीक है। सो बी का वो कंपोनेंट, बी का एक ये कंपोनेंट था बी वाई, बी एक्स कंपोनेंट था, और बी वाई कंपोनेंट। तो ए कहता है मैंने उस कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होना है बी के जो मेरे परपेंडिकुलर चल रहा है, तो परपेंडिकुलर तो फिर यही कंपोनेंट होना है जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। सो वो परपेंडिकुलर। सो यहाँ पे देखिए ए के परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट है, तो हमने लिखना है ए बी साइन थीटा, ठीक है। सो सॉरी, ए ये ए के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट चल रहा है, बी साइन थीटा। सो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का सिंपल ए आ जाएगा, आपका वेक्टर ए का वही ए आ जाएगा, और कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर चल रहा था, बी साइन थीटा, और साथ में आ जाएगा एन यूनिट वेक्टर, ठीक है। सो इसको क्योंकि एक वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इसलिए इंडिकेट करने के लिए हमने क्या किया, वो डायरेक्शन शो करने के लिए हमने एक यूनिट वेक्टर प्लेस कर दिया एन। The obtained result in above equation a b sin theta is a vector, so it is called a vector quantity also, and denote the vector unit vector determined by right hand rule. अब जो है आपको जो अबव इक्वेशन मिली, आपके पास एक वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है, और क्योंकि एन जो है वो आपके पास एक यूनिट वेक्टर है जो कि आपको डायरेक्शन बताता है, और वो डायरेक्शन कैसे बताता है, बाय राइट हैंड रूल। अपने राइट हैंड रूल का यूज़ करते हुए हमने अपने जो है वो डायरेक्शन निकाली है, एन की डायरेक्शन बतानी है, ठीक है, कि हमारे पास आने वाला प्रोडक्ट जो है वो जो दो वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। सो ये आगे वाले लेक्चर की बात है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।
होपफुली थिंग्स आर जो है वो आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें कि मैंने आपको आज क्या समझाया। सो ये आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो पीडीएफ का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जो है आपको अगर ये लेक्चर जो है इसके नोट्स चाहिए हो तो आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, लास्ट में लिखा होगा क्लिक टू डाउनलोड लेक्चर नोट्स, तो वहाँ पर आपको यही नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसे लगता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके नोट्स भी मैं आपको बता देती हूँ, जो कि मेरा कंप्लीट है, लेक्चर के नोट्स कंप्लीट है और मैंने इंशाल्लाह आपको ये एक्सप्लेन करना है, और इसके भी नोट्स का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।